हेलो। तो हमारा यहाँ पे सॉलिड स्टेट का कोर्स जो है चल रहा है और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो क्लासिकल थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बेसिक बातें पता होनी चाहिए और जो बेसिक बातें हैं वो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो एक बार इस लेक्चर को पढ़ने से पहले पिछला लेक्चर देख लें, जिससे हमारे दिमाग में जो है उनका जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उनके बारे में एक बार चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये किस तरह का बिहेव शो करते हैं। तो चलिए एक बार हम फिर भी उनका रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमने उसमें बताया था वो हमने बताया था कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी जो स्पिन मोशन होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन होगी और स्पिन मोशन की वजह से उनके पास होगा कोई डाइपोल मोमेंट, और इनके तो डाइपोल मोमेंट होता है। इसका मतलब है कि परमानेंट ये मटेरियल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कोई ना कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट इनके पास होता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि ऐसे मटेरियल का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है। जैसे इस तरह से मान लो मैंने इनका ओरिएंटेशन बना दिया है, तो ये जब किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं तो इनका जो नेट मैग्नेटाइजेशन है एम, वो हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता है इनके पास। तो यहाँ पे लिखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड डिटेल से हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो एक बार ओवरव्यू देखते हैं यहाँ पे ये। लेकिन जैसे ही हम इन मटेरियल्स को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे मान लो इस मटेरियल को मैंने इस डायरेक्शन में मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, यहाँ पे जो रखा है, तो इन डाइपोल मोमेंट्स का अलाइनमेंट इसी डायरेक्शन में होगा। तो जैसे ही अलाइनमेंट स्टार्ट होगा तो अपन क्या बोलते हैं कि ये मटेरियल क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो है, नेट मैग्नेटाइजेशन है जो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे नेट मैग्नेटाइजेशन होगा। इसका मतलब हम जैसे इस फील्ड में अगर मान लो हम लगा रहे हैं इस पर एक्सटर्नल फील्ड, तो इनका अलाइनमेंट भी क्या होगा, इधर ही होगा। तो ये क्या होंगे, मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे इसी डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो गई, तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट अपन क्या लिखेंगे कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो पैरेलल होगा किसकी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, पैरेलल यही है। अब जब ये दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब हम जब काई निकालते हैं, काई की वैल्यू होती है हमारे पास एम अपॉन एच। अब एच जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारे पास एम भी पॉजिटिव ही होगा, और जब एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ होती है नेगेटिव, तो यहाँ पे एम भी हमारे पास नेगेटिव ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो काई की वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव निकल के आती है इस तरह से। एक चौथा पॉइंट हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जैसे हम अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालते हैं तो रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 प्लस काई होती है, और काई क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू। तो काई यहाँ पॉजिटिव तो है बट एक स्मॉल वैल्यू है हमारे पास, और यहाँ पे जब पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो जो म्यू आर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ग्रेटर देन यहाँ पे 1। ये हमारे पास म्यू आर की वैल्यू निकल के आती है। और फिफ्थ पॉइंट जो हमने देखा था वो देखा था कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है काई, वो यहाँ पे होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट, और उनकी डिपेंडेंसी होती है एंटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जैसे हम किसी भी मटेरियल पे जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो जैसे वीक मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि सारा जो डाइपोल मोमेंट्स है सारे के सारे वो अलाइनमेंट नहीं हो पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, एक्सटर्नल फील्ड को हम स्ट्रॉन्ग जैसे जैसे करते जाते हैं, उसी के साथ जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी क्या होता जाता है, ज़्यादा होता जाता है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू उससे ज़्यादा अगर हम करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसका जो हाईएस्ट मैग्नेटाइजेशन है उस मटेरियल वो हो चुका होता है। अगर मान लो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ये है, अब इस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते जा रहे हैं, तो मैग्नेटाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा ही नहीं। तो मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। तो एक ये है। उसके बाद एक पॉइंट हमने देखा था कि जब मैग्नेटाइजेशन हम किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब है हमको टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे कम रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो जो डाइपोल मोमेंट है उनका डिस्टर्बेंस क्या हो जाएगा, दोबारा इसमें डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा, तो इनका अलाइनमेंट दोबारा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमको टेम्परेचर की वैल्यू रखनी पड़ती है यहाँ पे कम। तो ये हमने ओवरव्यू जो था लास्ट क्लास में पढ़ लिया था।
अब हम जो आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं तो हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दी थी हमारे पास लैंगविन ने। तो इसको अपन लैंगविन थ्योरी भी यहाँ पे कहा जाता है। अब इसको पढ़ने का क्या हमारा एम है कि हमको क्या बताती है क्लासिकल थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो क्लासिकल थ्योरी से हम पता करते हैं किसके लिए यूज़फुल होती है। ये यूज़फुल होती है टू फाइंड द बिहेवियर ऑफ मटेरियल इन एक्सटर्नल फील्ड। मतलब ये हमें किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है कि वो किस तरह का मटेरियल है। जैसे मान लो हमें सबसे ज़्यादा जो इसमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है काई। तो काई फाइंड करने से ही हमें पता चल जाता है कि मटेरियल जो है पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। तो काई फाइंड करने हैं, तो काई फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें, मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि काई क्या होता है M/H होता है हमारे पास। तो मैग्नेटाइजेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है ये। तो हमें यहाँ पे मेजरली क्या चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट, जिससे हम M निकाल लेंगे और उससे हम काई फाइंड कर लेंगे। तो चलिए ये काम हम आगे बढ़ाते हुए करते हैं। बेसिक बातों का हमने रिवीजन कर लिया है, यही बातें यहाँ पे काम आने वाली है। तो एक बार हम इसको शुरू करते हैं। चलो तो क्लासिकल थ्योरी या फिर बोले तो लैंगविन थ्योरी, तो यहाँ इसको समझाने के लिए लैंगविन ने यहाँ पर एक पैरामैग्नेटिक गैस कंसीडर करी। तो पैरामैग्नेटिक गैस कंसीडर करी N एटम पर यूनिट वॉल्यूम की। तो N एटम पर यूनिट वॉल्यूम की जब गैस कंसीडर करी तो हम जानते हैं कि जब जो भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे पास होता है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रेंडमली ओरिएंटेड होता है किसी भी डायरेक्शन में। तो मान लो उसका जो डाइपोल मोमेंट्स हैं वो किसी भी ऐसे किसी डायरेक्शन में, मान लो कि ये इनका अलाइनमेंट क्या है, रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में है, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई मान लो मैंने इस डायरेक्शन में कर दी बी एक्सटर्नल। ये अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है तो मैंने क्या है यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है, तो इनका अलाइनमेंट होना स्टार्ट होगा। अब इनका अलाइनमेंट होगा तो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी जहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है इसका मतलब है कि सिस्टम के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम देखते हैं ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इससे हम जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं इनका एंगल अगर देखें तो हम इनका अलग अलग डाइपोल मोमेंट के साथ एंगल देखते हैं। तो जैसे मान लो इसके साथ मैंने एंगल देखा तो इसके साथ मान लो इसका एंगल 90 डिग्री आया, इसके साथ मैंने एंगल देखा तो इसका एंगल कुछ अलग आया, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। उसके बाद इसका देखा तो इसके लिए तो 0 ही निकल के आया मेरे पास। इसका देखा तो 90 प्लस कुछ निकल के आया इधर से, अगर मैंने बनाया तो, या फिर इधर आया तो कुछ एंगल आया। इसके साथ आया तो इसका एंगल कुछ अलग ही आया, ये इधर है तो 180 आ गया, पाई आ गया, या फिर इसका देखे तो कुछ और एंगल आया। तो ऐसे क्या है, अलग अलग एंगल पर अलग अलग डाइपोल मोमेंट होंगे। किसके साथ होगा वो एंगल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एंगल है तो इसमें जो लैंगविन ने यूज की वो थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, मतलब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे, एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से उसने अपना काम किया था। कि जो इसने बताया था कि अकॉर्डिंग, अब ये लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। लिखने के लिए हम इधर डिटेल से लिखेंगे सारी चीज़ें एक बार, लेकिन एक बार समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के हिसाब से जो इसने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जो बताते हैं कि नंबर ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स कितने होंगे इन द रेंज ऑफ थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा, इस रेंज में कितने नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट होंगे उनको बताने के लिए बताया कि dn जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है e⁻⁻u अपॉन kt साइन थीटा डी थीटा हमारे पास। अब ये कहाँ से लिया इसने, ये लिया यहाँ से कि जो अपना मैक्सवेल, जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं तो उसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ते हैं। एक यही चीज़ है जो हमें हमेशा इसमें याद रखनी है, क्योंकि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम पहले स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पे इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं, तो इसका हम यहाँ पे केवल यूज़ में लेने वाले हैं।
तो जो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसके हिसाब से क्या होता है, हम जब देखते हैं कि किसी भी हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है जिसमें हम किसी भी सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का जब डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लेते हैं जैसे मैक्सवेल के हिसाब से x प्लस डी एक्स में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इस रेंज में x प्लस डी एक्स रेंज में कितने हमारे पास पार्टिकल्स है। उसके बाद अपन देखते हैं कि बाई प्लस डी एक्स रेंज में हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है, जो dn जो है प्रोपोर्शनल होता है e की पावर माइनस ई अपॉन के टी के यहाँ पे। तो t क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है, के यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, e क्या है यहाँ पे, एनर्जी है। तो और ये एक तो dn होता है इसके प्रोपोर्शनल, और एक dn होता है किसके प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम साइन थीटा डी थीटा के प्रोपोर्शनल। इस तरह से हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज जब किया लैंगविन ने, तो उसने बताया कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे थीटा प्लस डी थीटा रेंज में जो नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स होंगे वो इस तरह से होंगे, नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम का होगा, इस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक तरीके से, ये बता दिया उसने। ये क्या है, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो अलग अलग डाइपोल मोमेंट है वो उनका नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स इन द रेंज ऑफ थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा। मतलब ये हमें को एक तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि याद रखना है। अब फिजिक्स में वैसे तो कोई भी चीज़ याद रखने की नहीं होती है, लेकिन क्या है इसका डेरिवेशन मैंने बताया पहले हम कर चुके हैं, तो हमें इसका यूज़ लेना है, तो यहाँ पर हमको ये याद ही रखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे याद रखने के लिए नहीं बोलूँगा, केवल एक ही चीज़ है जो हमें याद रखनी है। अब ये तो हो गया हमारे पास ये इसका नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट इन द रेंज ऑफ थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा, एक तो हम लेने वाले हैं इसका यूज। उसके बाद हम देखेंगे कि जो किसी भी डाइपोल, कोई भी डाइपोल को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जब हम पढ़ते हैं 12th क्लास में, तो जो मैग्नेटिक वाला चैप्टर है, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जब किसी भी डाइपोल को, कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल है, किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसका क्या होता है, उसके ऊपर उसकी जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, म्यू डॉट बी। वहाँ पे हम जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको माइनस म्यू डॉट बी से लिखते हैं। कैसे, अब देखो मैंने बताया कि जब किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पर हम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उनका जो अलाइनमेंट है उस फील्ड के डायरेक्शन में होता है, मतलब मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाता है। अब होना स्टार्ट कब तक होता है वो, अब वो होता है जब तक कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम मतलब ये जो अलाइनमेंट हुआ ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी जो पार्टिकल है वो अपनी एनर्जी मिनिमम करना चाहता है, और जब एनर्जी मिनिमम होगी, एनर्जी मिनिमम करने के लिए हमें इस डायरेक्ट फील्ड की डायरेक्शन में जाना होता है, क्योंकि अगर एनर्जी ज़्यादा होगी किसी भी एटम के पास, यदि एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो डिस्टर्ब रहेगा। उसी प्रकार से हम जैसे हमारी दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं, जब किसी आदमी के पास ज़्यादा पावर होती है वो एक जगह नहीं टिकता है, वो इधर उधर डिस्टर्ब खुद भी रहता है, दूसरों को भी करता रहता है। तो ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति की एनर्जी कम है या फिर उस मतलब कोई सीधा साधा सा आदमी है तो वो क्या रहता है, आराम से रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो डाइपोल मोमेंट्स है वो भी अपनी एनर्जी को कम करेंगे, तो कम करना चाहते हैं तो कम इनकी जो एनर्जी कम हो जाएगी, तो उस तरह से उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हम लिखते हैं यहाँ पे डी यू इक्वल टू माइनस म्यू डॉट बी। तो यहाँ पे यू इक्वल टू माइनस म्यू बी कोस थीटा यहाँ पे हम लिखते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे तो इसको लिखेंगे इक्वेशन 2। ये भाई आपको लिखना नहीं है, इसको मैं आपको यहाँ पे डिटेल से लिख दूंगा, एक बार यहाँ पे बस समझ रहे हैं। अगर ये नहीं दिख रहा हो किसी को तो एक बार मैं बता देता हूँ, ये माइनस म्यू बी कॉस थीटा है, इसको अपन लिखते हैं माइनस म्यू बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको माइनस म्यू बी कॉस थीटा। ये है इक्वेशन नंबर हमारे पास 2, इस तरह से। तो मतलब हमारे पास क्या आ गई इसकी, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास ये। अब पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे। उसके बाद अब जो हमारे पास म्यू बी कॉस थीटा है ये, अब हम क्या करेंगे इसका, जैसे मान लो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया इस डायरेक्शन में,
इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखा है, और कोई भी मान लो डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में, ये है म्यू। अब जो लैंगविन ने पैरामैग्नेटिक गैस ली, या फिर बोले तो पैरामैग्नेटिक कोई भी सब्सटेंस लिया, तो इसने कंसीडर किया जो उनके एटम है उनमें कोई भी इंटरनल इंटरेक्शन नहीं हो रही है, मतलब इंटरनल इंटरेक्शन को उसने यहाँ पे नेग्लिजिबल माना है। नेग्लिजिबल माना है मतलब इंटरनल इंटरेक्शन क्या होती है कि मान लो एटम्स जो होते हैं उनके पास क्या होगा, उनका कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होगा। अब डाइपोल मोमेंट होगा तो एक एटम का डाइपोल मोमेंट होगा तो वो दूसरे एटम के डाइपोल मोमेंट को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इसको ही क्या बोलते हैं अपन, या फिर अपन बोले तो कोई भी एटम का जो डाइपोल मोमेंट है वो बाकी सारे एटम्स के डाइपोल मोमेंट से क्या होगा, इफेक्ट होगा। इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अभी मैंने बताया ये इसको हम बोलते हैं इंटरनल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, जो इंटरनल इंटरेक्शन मतलब इसका मतलब है म्यूचुअल इंटरेक्शन। म्यूचुअल इंटरेक्शन, तो म्यूचुअल इंटरेक्शन को यहाँ पे इसने क्या वाला, नेग्लिजिबल माना कि इनके बीच में कोई भी जो है म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है, मतलब एक एटम दूसरे एटम को इफेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे दो दोस्तों में संगति का असर पड़ता ही है, एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा बदमाश है, एक दोस्त सीधा साधा पढ़ने वाला है, तो क्या करेगा, धीरे धीरे वो उसको भी, या तो वो उसको बिगाड़ देगा या फिर वो पढ़ने वाला है उसको सुधार देगा। तो ऐसे क्या होगी, उनमें कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन होगी। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन होगी तो यहाँ पे क्या माना है इसने, ये वो उस इंटरेक्शन को नेग्लिजिबल यहाँ पे मान लिया है। तो अब हम अगर पूरी चीज़ एक चीज़ अब तक हम देखें, हमने क्या क्या चीज़ देखी है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट, नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट इन द रेंज ऑफ थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा, इनका नंबर देखा है कितने होंगे, e की पावर माइनस यू अपन के टी साइन थीटा डी थीटा के प्रोपोर्शनल। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी है, किसी भी एटम को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस म्यू बी कॉस थीटा। तो ये दो चीज़ें तो हमको पहले से पता थी। अब एक चीज़ हमने क्या देखी है कि जो उसने जो एटॉमिक गैस ली है उसमें क्या है, क्या नेग्लिजिबल माना है, इंटरनल इंटरेक्शन को नेग्लिजिबल माना है। चौथी चीज़ इसने क्या कंसीडर करी है कि मान लो सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है, या फिर बोले सारे एटम का जो भी मैग्नेटिक मोमेंट है सबको इसने सेम ही कंसीडर किया है कि अगर किसी एटम को मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है तो बाकी सारे एटम्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो म्यू 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 म्यू, इस तरह से इसने सबको सेम कंसीडर किया है। अब मान लो कोई एक एटम का डाइपोल मोमेंट है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर है ये। अब मान लो ये थीटा एंगल पर है। अब जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो ये म्यू क्या होता है, इधर अलाइनमेंट होता है इसका, इस म्यू का इस डायरेक्शन में अलाइनमेंट होगा, और जब इसका इस डायरेक्शन में अलाइनमेंट होगा तो मतलब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मान लो ये म्यू है तो इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, एक तो होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, एक होगा इसका इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो आएगा यहाँ पे म्यू कॉस थीटा। तभी तो हमारी एनर्जी जो आती है वो म्यू बी कॉस थीटा आती है, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो होता है म्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो इसका जो कंपोनेंट आया फील्ड की डायरेक्शन में वो आया म्यू कॉस थीटा, और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा म्यू साइन थीटा, इस तरह से। अब हमें जो यहाँ से आगे मतलब जितने भी इसमें एटम्स है, या फिर बोले जितने भी इसमें एटॉमिक डाइपोल्स है, सभी का मैग्नेटिक मोमेंट लेना है इसी डायरेक्शन में, क्योंकि अपन फील्ड लगाएंगे कहाँ, जब हमने फील्ड को ऊपर इस डायरेक्शन में लगा रखा है, इसको बाई मान लो, कुछ भी मान लो डायरेक्शन, जब हमने फील्ड को इस डायरेक्शन में लगा रखा है तो बाकी सारे डाइपोल मोमेंट जो हैं वो उनका कंपोनेंट भी तो इसी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम फील्ड लगाएंगे वो भी इसी डायरेक्शन में अलाइन होते जाएंगे। तो अलाइन होते जाएंगे, और यहाँ पे हमने जब सबका मैग्नेटिक मोमेंट सेम माना है तो मुझे जब मैग्नेटाइजेशन फाइंड करना होगा, भाई अपन को मैग्नेटाइजेशन फाइंड करना है, तो मैग्नेटाइजेशन फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, म्यू। अब मुझे जब सारे एटॉमिक डाइपोल्स का म्यू निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, उनका एवरेज लूंगा। तो उनका एवरेज लूंगा, एवरेज लेके जितने नंबर ऑफ एटम्स है या पर यूनिट वॉल्यूम है, मान लो मैंने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे एन कंसिडर कर लिया। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम को मैं जब एवरेज म्यू से
क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू आ गई तो हमारे पास काई आ जाएगा। तो अब देखो हम फाइंड करते हैं म्यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि म्यू फाइंड करने के लिए जब मैंने एक एटम का जो डाइपोल मोमेंट है उसको मैंने इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लिया है म्यू कॉस थीटा। ये समझने की ज़्यादा बात है इसमें, ये पार्ट इसमें समझने का है, बाकी सारी कैलकुलेशन है, तो इसलिए इस पार्ट को थोड़ा ढंग से समझना है। एक बार और समझाऊंगा मैं इसके बाद, या फिर इसको आप रिपीट करके भी देख सकते हो कि क्या देखा है, क्या कहा है मैंने बाद में। तो जब इसका कंपोनेंट लिया है तो हम क्या लेते हैं, एक सॉलिड एंगल यहाँ पे डी थीटा और कंसीडर करते हैं यहाँ पे। ये जब हम इसको डी थीटा कंसीडर करते हैं तो इसमें मान लो जितने भी डाइपोल मोमेंट होंगे उन सबका भी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या आएगा हमारे पास, म्यू, सबका ही म्यू आता जाएगा। और सबका म्यू आएगा तो सबका ही जो कंपोनेंट ये आएगा इस डायरेक्शन में वो म्यू कॉस थीटा ही आएगा। अब म्यू कॉस थीटा ही क्यों आया, क्योंकि मान लो मेरा ये डी थीटा जो मैंने कंपोनेंट लिया है इसमें मान लो dn पार्टिकल है, dn नंबर ऑफ पार्टिकल है। अब dn नंबर ऑफ पार्टिकल है, अब ये जो डी थीटा एंगल है, मैंने यहाँ पे जो ये डी थीटा कंसिडर किया है सॉलिड एंगल है ये, तो डी थीटा इतना स्मॉल है इस थीटा के कंपैरिजन में कि मान लो कोई भी, मान लो ये मैंने थीटा को अगर यहाँ पे 60 डिग्री कंसिडर किया है तो जो डी थीटा है वो यहाँ पे अगर किसी मैग्नेटिक मोमेंट इसमें है तो इसका मतलब है वो है जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे 60.00001 इस डिग्री पे, इतने डिग्री पे क्या है वो मैग्नेटिक मोमेंट है। तो हम इसको थीटा के इक्वली मान सकते हैं। मान लो दूसरा जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका जो एंगल है मैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वो मान लिए मैंने 60.00002 ये मान लिया, तो ये भी क्या है इक्वल टू 60 है। तो सबका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा मैं उसको म्यू कॉस थीटा ही ले सकता हूँ। अब ये जो मैंने डी थीटा माना ये क्या है, यहाँ पे एक सॉलिड एंगल है, मतलब ये पूरा इस तरह से हम एक तरीके से कौन बना सकते हैं। तो इस तरह से ये सॉलिड एंगल होगा, जैसे ये है यहाँ पे और ये थीटा है, ये मान लो ये इधर थीटा है इससे, ये यहाँ पे थीटा है, और डी थीटा जो होगा वो इसी तरह से होगा यहाँ पे स्मॉल एंगल डी थीटा। ये तो सबका कंपोनेंट मैं कहाँ लूँगा इधर। तो अगर मुझे मैग्नेटाइजेशन निकालना होगा यहाँ से तो मैं क्या करूँगा, एन हमारे पास यहाँ है ही, क्योंकि ये इक्वेशन है मेरे पास, मान लो मैंने 3 इक्वेशन बोल दी, तो एन और म्यू क्या लग दूंगा यहाँ पे, म्यू कॉस थीटा यहाँ पे। तो इस तरह से मेरे पास क्या जाएगा, और म्यू कॉस थीटा का मैं क्या ले लूँगा, फिर एवरेज ले लूँगा, और इसका एवरेज ही मेरे पास क्या होगा, म्यू का एवरेज, और उसका एन से मल्टीप्लाई मैग्नेटाइजेशन। तो मतलब हमारे पास मैग्नेटाइजेशन यहाँ फाइंड हो जाएगा, फिर अपन इससे काई फाइंड कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि हम क्या फाइंड करते हैं क्लासिकल थ्योरीज में, काई हमारा एम होता है फाइंड करने का। तो ये चीज़ें क्या है यहाँ पे समझने की है बहुत ज़्यादा। अब एक बार या तो आप इसको यहाँ तक जो पढ़ाया है इसको रिवाइंड करके देख सकते हो दोबारा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ हमें एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ, क्या क्या चीज़ याद रखनी है। एक तो ये याद रखनी है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा की रेंज में कितने मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, e की पावर माइनस यू अपॉन के वी टी साइन थीटा डी थीटा पे। एक चीज़ तो हमें ये याद रखनी है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज द नंबर ऑफ डाइपोल मूवमेंट्स इन द रेंज ऑफ थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा की रेंज में कितने होंगे, इज प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस यू अपॉन के वी टी साइन थीटा डी थीटा। दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट होगा वो किस में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। और क्यों होगा वो, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट्स है या फिर एटम्स है वो अपनी एनर्जी को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो कम करना चाहते हैं तो एनर्जी, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो किसी भी एटम की जब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं मैग्नेटो स्टेट में, तो आपने पढ़ा ही है क्या होती है, E इक्वल टू माइनस म्यू बी कॉस थीटा। किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को हम जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो एनर्जी उसकी ये निकल के आती है। एक ये चीज़ हमें याद करनी है इसमें। दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है कि जो ये पैरामैग्नेटिक गैस कंसीडर करी है, इसको जो एटम है उनके बीच में कोई भी इंटरनल इंटरेक्शन नहीं है। मतलब जो एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है वो दूसरे एटम के मैग्नेटिक मोमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमको म्यूचुअल इंटरेक्शन यहाँ पे नेगलेक्ट लेके चलनी है। तीसरी बात हो गई अपन के पास ये वाली। चौथी बात अपन देखनी है कि जब हम इसमें जो जितने भी एटम्स है सबका मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे हमने सेम माना है कि सबका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू 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 इस तरह से होगा।
तो सबका मैग्नेटिक मोमेंट हमने म्यू माना है, तो मान लो कोई मैग्नेटिक मोमेंट जो म्यू है वो एक्सटर्नल फील्ड से थीटा के एंगल पर है, तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो बी की डायरेक्शन में होगा। और जब बी की डायरेक्शन में होगा तो बी की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लेंगे अपन म्यू कॉस थीटा। ऐसे ही अपन क्या लेंगे, एक सॉलिड एंगल लेंगे, जिस सॉलिड एंगल को डी थीटा, और डी थीटा में मान लो डी एन कोई एटम्स है, उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उनका भी मैग्नेटिक मोमेंट का जो कंपोनेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वो भी क्या होगा, म्यू कॉस थीटा। और म्यू कॉस थीटा क्यों होगा, क्योंकि यह डी थीटा बहुत स्मॉल एंगल है, तो इसके अंदर में भी जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट होंगे सबका वो क्या होगा, अलाइनमेंट इसी डायरेक्शन में होगा, इसलिए उनका एंगल भी अपन थीटा काउंट करके चलते हैं। तो थीटा तो ये एंगल, डी थीटा ये एंगल, तो टोटल क्या होगा या ये एंगल पूरा थीटा प्लस डी थीटा, ये हो गया थीटा प्लस डी थीटा। तभी तो हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू थीटा प्लस डी थीटा। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ काम में हम यहाँ पे लेंगे। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको पता ही है। उसी तरह हमने लिखा है कि जैसे उनकी एनर्जी जब हम लिखते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लिखते हैं एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स बाई टू बाई प्लस डी एक्स की रेंज में जो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो प्रोपोर्शनल होता है ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी। यहाँ पे के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है, और किस पे होता है, ये साइन थीटा डी थीटा पे डिपेंडेंसी होती है। तो हमें ये 5 पॉइंट इसमें याद रखने हैं, इनको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप इनको ऐसे कैसे उतार भी लेना बाद में, लेकिन अभी एक बार मैं समझा दें कि तो हमको एक चीज़ फाइंड करनी है ये वाली, दूसरी करनी है एनर्जी, तीसरी करनी है म्यूचुअल इंट्रैक्शन नेग्लिजिबल, चौथी करनी है कि इनका जो कंपोनेंट होगा म्यू कॉस थीटा होगा। तो हम मैग्नेटाइजेशन जो फाइंड करेंगे वो करेंगे एन और म्यू का एवरेज, और म्यू का एवरेज हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू कॉस थीटा। तो अब हमें ये सारी चीज़ें लाइन वाइज से, मतलब इसके बाद ही हम क्या करेंगे, फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट जब हम पार्ट पे चलते हैं तो वो चलते हैं इसकी एनर्जी पे, जैसे एनर्जी नहीं सॉरी इसके मैग्नेटिक फील्ड के एवरेज पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का एवरेज जब हम निकालते हैं तो ये चीज़ इसमें लास्ट ये चीज़ है जो हम एवरेज निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम उसी जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसी का यूज़ लेते हैं। तो उसका यूज़ कैसे लेंगे हम यहाँ पे, कि जैसे मान लो मैंने जब आपको ये एग्जांपल दिया है कि कोई हमारे पास कोई सिस्टम है जिसके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो उनकी जब हम एवरेज एनर्जी लिखते हैं तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के हिसाब से कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने मान लिया था यहाँ पे कि मान लो कोई n1 पार्टिकल है जिनकी एनर्जी क्या है यहाँ पे E1 है, और यहाँ पे n2 पार्टिकल है जिनकी एनर्जी क्या है E2 है, और मान लो कोई n3 पार्टिकल है उनकी एनर्जी क्या है यहाँ पे E3 है। तो यहाँ पे हम जब एनर्जी का एवरेज लिखते हैं इस तरह से, एनर्जी का एवरेज, तो ये लिखते हैं N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3 अपॉन यहाँ पे N1 प्लस N2 प्लस N3। इस तरह से हम एवरेज एनर्जी लिखते हैं अकॉर्डिंग टू MB स्टैटिक्स। अब देखो, अब जब एनर्जी का एवरेज वहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ से थोड़ा सा इधर देखना, यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ, इनको तो हम दोबारा लिख लेंगे। तो एनर्जी का एवरेज लिखते हैं तो हम एनर्जी का एवरेज इस तरह लिखते हैं, E इक्वल टू समेसन ऑफ N I E I अपॉन समेसन ऑफ N I। इस तरह से हम क्या लिखते हैं, एवरेज एनर्जी लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसी के अकॉर्डिंग चलो हम देखो एक बार मैग्नेटिक मोमेंट लिखना ट्राई करते हैं। तो लिखने का ट्राई करेंगे तो एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, अब देखो N1 है, Ni क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमने माने हैं यहाँ पे क्या, Dn कंसीडर कर लिए पहले ही हमने ये, तो यहाँ पे लिख देंगे Dn। उसके बाद यहाँ है एनर्जी, तो एनर्जी की जगह हम क्या रखें, मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट है यहाँ पे क्या, अपन ने क्या माना है इसका कंपोनेंट म्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे म्यू कॉस थीटा अपन ने जब इसका कंपोनेंट लिया है तो Dn के बाद अपन क्या लिखेंगे, म्यू कॉस थीटा इस तरह से, और अपॉन, अब अपॉन लिखेंगे यहाँ पे क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अगेन वही Dn। तो नीचे क्या लिख देंगे, यहाँ पे अपन डिवाइड कर देंगे इसको Dn से, यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब देखो, अब जो एनर्जी है वो तो क्या है, स्केलर है, तो उनको तो हम क्या है अलग अलग पॉइंट की, मतलब अलग अलग नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। लेकिन जब हम किसी ऐसी क्वांटिटी का यूज लेते हैं जिसमें डायरेक्शन है, जैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट है, अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी,
थीटा इक्वल टू 0 से और थीटा इक्वल टू पाई यहाँ तक क्या होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसका मतलब हम इसको एक कंटिन्यूस सिस्टम की तरह क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। इसका मतलब कोई मैग्नेटिक मोमेंट इससे 0 एंगल भी बनाएगा, तो कोई 0.001 भी बनाएगा, तो कोई 1 डिग्री बनाएगा, कोई 20 डिग्री, कोई 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक कंटिन्यूस सिस्टम। मतलब इस पूरे ही वॉल्यूम में इसका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शंस होंगी यहाँ पे। तो जब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस तरह से कंटिन्यूस सिस्टम हम जब मान रहे हैं, तो हम ऐसे सिस्टम के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम समेशन की जगह करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो अब ये हमारे पास जो चीज़ फाइंड हो गई आई है, वो आई है इंटीग्रेशन dn, जो कि ना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैग्नेटिक मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ei की जगह अपन के पास म्यू आया है, म्यू कॉस थीटा, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट है। उसके बाद अपॉन dn का इंटीग्रेशन। अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके लिए चाहिए हमको क्या, लिमिट। अब जब लिमिट चाहिए हमको, तो लिमिट भी हम कैसे रखेंगे कि जैसे मान लो कोई मैग्नेटिक मोमेंट थीटा इक्वल टू 0 बना रहा है। अब ये जो है एंगल वो होगा 0 टू, अब कोई मैग्नेटिक मोमेंट इससे पाई एंगल भी बनाएगा, दोनों साइड से, इधर से भी पाई बनाएगा, और अगर इधर से देखेगा तो इधर से भी मैक्सिमम जो एंगल है वो पाई बनाएगा। तो हम इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे उसकी लिमिट भी अपन क्या रखेंगे, 0 टू पाई, और यहाँ भी अपन रखेंगे 0 टू लिमिट, यहाँ पे पाई लिमिट रख के हम इंटीग्रेशन यहाँ पे इसका कर देंगे। तो हमें बस dn की वैल्यू रखनी है, म्यू कॉस थीटा है, और यहाँ dn की वैल्यू रखनी है, और ये सॉल्व कर देना है, और उससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, फाइनल मैग्नेटाइजेशन निकाल लेंगे, फिर काई निकाल लेंगे। आया समझ में यहाँ तक? तो यहाँ तक अपन को एक बार मैं ऐसा करता हूँ, इसको बोर्ड पे सिस्टमेटिकली लिख देता हूँ कि हमको एग्जाम्स में किस तरह लिखना है, या फिर हमको सिस्टमेटिकली किस तरह इसको पढ़ना पड़ेगा। तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थ्योरी को, आप इसको पॉज करके उतार लेना, तो हमारा मामला सही रहेगा। तो मतलब यहाँ तक समझ में ये चीज़ हमारे आनी चाहिए। ये समझने का जो कार्यक्रम है वो है यहाँ पे ख़त्म। उसके बाद हमारा है केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आप सब जानते ही हो, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैं उसके बाद कर दूंगा, करवाऊंगा, ऐसे घबराओ मत। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे हम पहले। मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटा के और इसको सिस्टमेटिकली लिखता हूँ, ठीक है? तो आप एक बार पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो अब मैंने समझा तो दिया था, अब इसके आगे हम लिखेंगे इसको। तो कैसे लिखेंगे कि लेंजविन कंसिडर्ड ए पैरामैग्नेटिक गैस कंटेनिंग एन एटम पर यूनिट वॉल्यूम ईच हैविंग ए परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। सबका मैग्नेटिक मोमेंट कितना माना है उसने, म्यू। द म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक डाइपोल्स वॉज एज्यूम्ड टू बी नेग्लेजिबल। सबका मैग्नेटिक मोमेंट को जो म्यूचुअल इंट्रैक्शन है उसको नेग्लेक्ट मान लिया है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वी दीज डाइपोल टेंड्स टू ओरिएंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज देयर एनर्जी। इस तरह से मतलब जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे उसकी डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो उसकी एनर्जी को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम एंगल थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एनर्जी यू एंड टेम्परेचर टी इज। मतलब नंबर ऑफ जो डाइपोल मोमेंट्स है कितने माने हैं, dn इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस यू अपॉन के टी साइन थीटा डी थीटा। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए तो क्या लगाएंगे, n। तो dn इक्वल टू n e की पावर माइनस यू अपॉन के टी। के बी का मतलब है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, b यहाँ पर है के थोड़ा नीचे चरणों में, ये याद रखना है, के चरणों में है b साइन थीटा डी थीटा। ये इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट। तो एक तो हमें ये याद रखनी है डेरिवेशन के लिए। दूसरी यहाँ पे क्या है, वेयर n तो है यहाँ पे कैपिटल N है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, u है यहाँ पे एनर्जी ऑफ डाइपोल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, के भी है यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। टी है यहाँ पे टेम्परेचर, थीटा है एंगल ऑफ डाइपोल विद एक्सटर्नल फील्ड। फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो लिखते हैं फ्रॉम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स द एनर्जी ऑफ डाइपोल्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यू इक्वल टू माइनस म्यू डॉट बी। जब हम
किसी डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है माइनस म्यू डॉट बी, और यहाँ पे क्या होगी ये यू इक्वल टू माइनस म्यू बी कॉस थीटा, और ये है क्वेश्चन नंबर 2। वेयर म्यू क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट और बी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तो हमको यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट याद रखनी है, उसके बाद यू जो है एनर्जी ये याद रखनी है, और बाकी ऐसे कैसे लिख देना है। और इसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है यहाँ लिख देंगे अपन प्लीज़ टर्न ओवर PTO। यहाँ से जो है नेक्स्ट पेज आएगा अपना, उसमें कैसे लिखेंगे वो अपन अभी लिख देते हैं। तो इसको एक बार आप पॉज करके लिख लो, तो ये आपके क्या है प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे इस तरह से। तो आपको एग्जाम टाइम में जब आप पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, हर चीज़ सीक्वेंस वाइज आपके समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या लिखा है और किस तरह से लिखा है। तो एक बार आप इसको लिखिए और फिर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में दूसरा लिखता हूँ। तो आपने वो तो लिख लिया होगा आई होप। अब हम आगे बढ़ते हैं उससे। तो जहाँ हमने ख़त्म किया था उधर, उसके बाद आएगा यहाँ पे द क्लासिकल थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज यूज टू कैलकुलेट द ससेप्टिबिलिटी। तो क्लासिकल थ्योरी हमें क्या बताती है ससेप्टिबिलिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब हम आगे करेंगे क्या इफ़ देयर आर एन एटम्स इन यूनिट वॉल्यूम हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट म्यू देन द मैग्नेटाइजेशन। अब हमने जब समझा था तब देख लिया था कि मैग्नेटाइजेशन क्या है m इक्वल टू एन इंटू म्यू, तो इससे क्या जाएगा मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू हैव डिफरेंट वैल्यूज सो वी टेक्स द एवरेज वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए म्यू की यहाँ एवरेज वैल्यू चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा एवरेज वैल्यू। उसके बाद द एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब जब हम एवरेज वैल्यू म्यू की लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे म्यू का एवरेज इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा इंटू डी एन, जो कि हमने पहले देख लिया था कि किस तरह से लिखते हैं हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी की तरह। जैसे एन तो लिखते हैं अपन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यहाँ पे भी अपन क्या लिखेंगे डाइपोल टोटल नंबर ऑफ डाइपोल इन यूनिट वॉल्यूम डी एन, और म्यू कॉस थीटा क्या है उनका कंपोनेंट इन द फील्ड डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो 0 to पाई और ये 0 to पाई इंटू डी एन, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा इस रेंज में। तो ये क्वेश्चन अपन की आ जाएगी 4। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से जब हम वैल्यू रखते हैं तो म्यू कॉस थीटा तो है ही, डी एन की वैल्यू जब रखेंगे तो डी एन की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 अपन ने देख रखी है क्या है एन ए की पावर माइनस यू अपॉन के बी टी कॉस थीटा और साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे ये जो टर्म है यू अपॉन के बी टी कॉस थीटा, ये पूरी की पूरी टर्म जो है ई की पावर में है, ये हमेशा याद रखना, ये माइनस है, और जो साइन थीटा डी थीटा है ये इसके मल्टीप्लाई में है। इसी तरह से यहाँ पे भी जब हम देखेंगे ये कॉस थीटा नहीं है यहाँ पे यू म्यू कॉस थीटा आएगा अभी, ये म्यू भी कॉस थीटा, यहाँ म्यू भी कॉस थीटा। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ एक बार, इस तरह से देखो ये है अपने म्यू जब हम निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट जब हम रखेंगे तो एन की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो म्यू कॉस थीटा एन ई की पावर माइनस यू अपॉन के बी टी साइन थीटा डी थीटा। ये जो साइन थीटा डी थीटा है वो ई के मल्टीप्लाई में है, और ये पूरी की पूरी टर्म यू अपॉन के बी टी ये ई की पावर में है नेगेटिव पावर, और यहाँ पे भी ये क्या है नेगेटिव पावर है एन ई की पावर माइनस यू अपॉन के बी टी साइन थीटा डी थीटा। अब हम इक्वेशन 2 से जब वैल्यू इसमें रखते हैं किसकी यू की पोटेंशियल एनर्जी की, तो इक्वेशन 2 में मैंने लिखा रखा है क्या है यू इक्वल टू माइनस म्यू बी कॉस थीटा। तो जब यू इक्वल टू माइनस म्यू बी कॉस थीटा रखेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे रखेंगे अपन म्यू बी कॉस थीटा और ई की पावर आ जाएगा के बी टी, और जो ये एन है ये क्या है कॉन्स्टेंट है, तो एन जो कि बाहर आ जाएगा इनसे और एन टू एन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज़ देख लेनी है। उसके बाद अपन नीचे 0 to पाई करके म्यू कॉस थीटा तो ऐसे कैसे ही ई की पावर में बस ये अपन ने चेंज किया है, यहाँ है साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पे 0 to पाई ई की पावर म्यू बी अपॉन के बी टी कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इस इंटीग्रेशन, और ये क्या है अपने पास एवरेज म्यू की वैल्यू है, और इस एवरेज म्यू की वैल्यू को अपन इक्वेशन 3 में रख देंगे और अपनी मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। अब अपन को इससे आगे ये
जो है इंटीग्रेशन, ये सारा का सारा अपन को सॉल्व करना है। तो ये सारा का सारा सॉल्व अपन नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे करते हैं, और आप इसको एक बार पॉज करके लिखिए, तब मैं इसको मिटा के और सॉल्व करते हैं आगे। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हो गया अपने पास यहाँ से इस तरह से। अब इसको मिटा के और नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं आगे। आप इंटीग्रेशन आपके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से सॉल्व करके तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो धैर्य बनाए रखें, डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं, लेक्चर लंबा हो जाएगा, पर अपन को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से। अब अपन क्या करते हैं, जो म्यू बी अपॉन के बी टी है ई की पावर में, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि म्यू बी अपॉन के बी टी जो है यहाँ पे मैंने उसको मान लिया एक्स। तो लेट एक्स इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन के बी टी। अब इसको जब हम रखते हैं इसके ऊपर, तो अपन लिखेंगे यहाँ से म्यू का एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये अपॉन में अपन यहाँ लिखेंगे, और ऊपर आ जाएगा म्यू कॉस थीटा ई की पावर एक्स कॉस थीटा, ई की पावर एक्स कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा ऐसे कैसे ही साइन थीटा डी थीटा ये, और नीचे जो है इक्वेशन 0 टू पाई ऐसे कैसे, और नीचे तो ई की पावर एक्स कॉस थीटा, और ये आ जाएगा नीचे साइन थीटा डी थीटा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये इसके बाद एक्स म्यू बी अपन के बी टी, ये एक्स जो है ये एक इम्पोर्टेंट वैल्यू यहाँ पे हमारे काम आएगी, तो इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। तो इसका हमको एक्स हमने लेट करके और यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी है। अब इसको आगे जब सॉल्व करते हैं, तो अब क्या करेंगे अपन, जब इंटीग्रेशन ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, तो अपन क्या है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा। आप कर सकते हो, लेकिन अपन क्या करते हैं ऊपर की वैल्यू का अलग से करते हैं। यहाँ जब इक्वेशन अपन लिख देते हैं, इसको क्या है 6 आई है, ये इक्वेशन नंबर 6 अपने पास हो जाएगी। तो इस वैल्यू को अपन क्या करते हैं, ऊपर का इंटीग्रेशन अलग से करते हैं सॉल्व, नीचे वाला इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व करते हैं, और फिर इसमें पुट कर देंगे और अपने पास वैल्यू हो जाएगी फाइंड। तो मैं क्या करता हूँ, जो ऊपर वाली जो पूरी वैल्यू है ये, इसको मैं यहाँ पे ए मान के और सॉल्व करता हूँ, और जो नीचे वाली जो पूरी वैल्यू है ये वाली, इसको मैं यहाँ पे बी कंसीडर करके सॉल्व करता हूँ। तो जब मैं ए की टर्म लिखूंगा यहाँ पे, अब आप इस म्यू को पूरे को भूल जाओ अभी। अब हमको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन अलग अलग, और ये ऊपर की टर्म है ए, ये नीचे की टर्म है बी, मतलब अपने पास 2 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा ए क्या है हमारे पास 0 टू पाई म्यू कॉस थीटा ई की पावर एक्स कॉस थीटा, ये है साइन थीटा डी थीटा, ये हमारे पास आ गया ए की वैल्यू। अब इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो कैसे करते हैं देखो। मैं सबसे पहले जो एक्स कॉस थीटा है इसको इक्वल टू मानूंगा टी की। अब ये जब इक्वल टू टी का मान लिया, अब इसका मैं डेरिवेशन करता हूं, तो क्या होगा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, और थीटा का डी थीटा इज इक्वल टू इधर आएगा डी टी अपने पास। अब जो है यहाँ से साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू मैं निकालूंगा, तो क्या आएगा साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस एक्स। हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई इसकी, और ये अपन ने एक थोड़ा सा कर लिया। अब हमको क्या चाहिए, 0 से पाई लिमिट है हमारी, तो लिमिट भी तो किस टर्म में होनी चाहिए, एक्स की टर्म में होनी चाहिए। तो एक्स की टर्म में लिमिट करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो सबसे पहले मैं थीटा को 0 के इक्वल मानता हूँ, क्योंकि जो लोअर टर्म है वो हमारे पास 0 आई है। तो इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0, जब मैं थीटा को 0 रखता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास टी की वैल्यू क्या निकल के आई है। तो देखो थीटा को मैं अगर इसमें रखूँगा, इस वाली टर्म में जब थीटा की वैल्यू 0 रखूँगा, तो कॉस थीटा क्या होता है अपने पास, वो कॉस 0 क्या होता है अपने पास 1, और कॉस 0 1 है, तो ये टर्म 1 हो गई, तो टी इक्वल टू आएगा एक्स केवल। तो टी इक्वल टू आ गया एक्स। तो मतलब एक जो कंडीशन है, एक हमारी जो लोअर लिमिट जो हो गई वो हो गई एक्स हमारे पास यहाँ पे। अब हम सेकंड की बात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अपन इफ़ टी, यहाँ पे आएगा थीटा इज इक्वल टू पाई हमारे पास। जब हम इसको पाई लिखेंगे, तो यहाँ पे जो टी की वैल्यू हो जाएगी, तो अगेन कॉस थीटा की वैल्यू थीटा की जगह पाई रखो, तो -1, तो
तो ये क्या होगा, टी की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी, तो टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स। तो ये हमारे पास हो गई अपर लिमिट। अब इसको जब आगे सॉल्व करते हैं हम, बस अब ये जो वैल्यू यहाँ पे हैं इनको यहाँ पे पुट कर दो और ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी अपनी। तो यहाँ से मैं, अरे आपको लिखना भी तो है ये हमने ए कंसिडर किया है इस टर्म को, अच्छा, और मैं इसको यहाँ से मिटा के इस तरह से कर देता हूँ। इधर से आपने लिख लिया है तो यहाँ से मिटाता हूँ, यहाँ से ये मिटाता हूँ। आराम आराम से सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जल्दी नहीं है हमको, हम सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस लेक्चर को 2 की स्पीड में भी देख सकते हैं। तो अब देखो, अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो देखो a यहाँ पे लिखूँगा मैं a इज इक्वल टू, अब देखो म्यू तो है ही अपने पास, म्यू को मैं ले लेता हूँ इसके बाहर क्योंकि ये है कांस्टेंट। और लिमिट जब सबसे पहले मैं कॉस थीटा की जगह रखता हूँ, तो कॉस थीटा में लिखूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा टी अपॉन एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास टी अपॉन एक्स, टी अपॉन एक्स आ गया। उसके बाद अपने पास कॉस थीटा आ गया, अब है ई की पावर कॉस थीटा, तो ई की पावर एक्स कॉस थीटा को क्या लिखूँगा मैं, पूरा टी, तो ई की पावर यहाँ पे आएगा अपने पास टी हमारे पास। उसके बाद बचा क्या, साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा डी थीटा को मैं यहाँ से लिख दूंगा, ये आ जाएगा डी टी अपॉन एक्स, तो ये आ गया अपने पास डी टी अपॉन माइनस एक्स हमारे पास इस तरह से। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा। अब इसमें देखो ये रख दिया, अब इसके बाद लिमिट भी रखनी है अपन को, तो लिमिट कैसे रखूँगा, एक तो रखूँगा एक्स टू माइनस एक्स, 2 लिमिट आ गई हमारे पास, लोअर लिमिट तो एक्स है, अपर लिमिट माइनस एक्स, तो ये हो गया एक्स टू माइनस एक्स। अब तो ये बिल्कुल ही अपने पास कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो म्यू अपॉन, अब देखो ये एक्स से कांस्टेंट, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर हो गई हमारे पास, और ये हो गया माइनस, बाहर वैल्यू है माइनस में, और ये हो गई एक्स टू माइनस एक्स लिमिट, और ये हो गया टी ई की पावर टी डी टी हमारे पास। और ये क्या हो गया, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे। तो चलो करो, ए इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और देखो मैं करता हूँ सबसे पहले टी को ऐसे कैसे, ई की पावर टी का ई की पावर टी, और यहाँ पे जो लिमिट है वो मैं रख देता हूँ यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स माइनस इसका डेरिवेशन 1 ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, फिर उसका अगेन इंटीग्रेशन ई की पावर टी हमारे पास, और इसको मैं लिमिट रख देता हूँ अगेन ये एक्स टू माइनस एक्स। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना आप पे आना चाहिए, तो आई होप आप जानते ही होंगे। ए इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो टी की जगह लिमिट रखूँगा मैं यहाँ से, तो ये आएगी अपने पास माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, फिर आएगा माइनस एक्स ई की पावर एक्स, ये यहाँ पे ख़त्म माइनस। अब माइनस अगली टर्म लिखूँगा ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स, ये यहाँ से, इसके बाद ये माइनस के बाद अपन को ये टर्म लिखनी है इसके यहाँ। अब मैं ए को अगेन सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो ये आता है अपने पास माइनस, अब देखो सबसे पहले मैं कॉमन लेता हूँ माइनस यहाँ पे म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये, अब देखो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया एक्स, तो एक्स को मैं जब कॉमन लूँगा यहाँ से तो माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लिया, और माइनस एक्स कॉमन लिया है तो यहाँ से बच जाएगा अंदर ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ये हमारे पास, फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ और इनको इंटरचेंज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस ई की पावर एक्स प्लस उस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, प्लस में तो अपन लिख सकते हैं ये, और ये यहाँ पे टर्म हो गई ख़त्म। उसके बाद है अपने पास ए इज इक्वल टू माइनस म्यू, अब देखो ये जो माइनस है बाहर वाला, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा इसके, तो अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, अब ये इसको भी मैं ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स लिख सकता हूँ, प्लस में तो कैसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैं जो इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, इस माइनस को, जो बाहर वाला माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये टर्म प्लस हो जाएगी, है ना, ये टर्म फिर माइनस आएगी, ये टर्म क्या होगी, माइनस होगी, और ये टर्म भी क्या होगी, माइनस होगी। तो नहीं,
माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस से ये टर्म होगी क्या, पूरी टर्म ये प्लस हो जाएगी, ये यहाँ पे प्लस होने के बाद यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। तो अब मैं इसको आगे करता हूँ, तो इसको करते हैं आगे, इसको अब देखो आगे करते हैं। तो जैसे अपन ने लिया था यहाँ से माइनस कॉमन लिया था, ये बाहर प्लस हो गया था, ये और ये इंटरचेंज कर दिए थे, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब इस माइनस को अपन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे अपने पास म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आएगी टर्म अपन के पास x, ये आएगी अपने पास अंदर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस, क्योंकि माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया ये, और ये आ जाएगी अपने पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। इस तरह से ये टर्म हो गई ख़त्म। दिख तो रहा है ना यहाँ तक, तो एक बार देख लो, हाँ यहाँ तक दिख रहा है। अब एक बार इसको पॉज करके लिखो, फिर इसको आगे अपन क्या करते हैं सॉल्व। तो पॉज करके लिखो 5 सेकंड में। ठीक है, लिख लिया। अब अपन क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो इसको तो मैं मिटा दूँ यहाँ तक, इससे मिटा देता हूँ पूरा। ए बी को आप याद रखना क्या है, बी टर्म नीचे। अब देखो हमारे पास यहाँ आ जाएगा ए इज इक्वल टू म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अंदर 2 से तो मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से ही इसको डिवाइड करता हूँ। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा अंदर में, यहाँ से अपन के पास ये आ गया अपने पास 2x को ब्रैकेट में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये अपॉन में आ गया यहाँ पे 2। अब ये हो गई एक टर्म, दूसरी टर्म में मैं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया अपने पास क्या, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये अपॉन में 2 हमारे पास, और ये हो गया ख़त्म। अब देखो a इज इक्वल टू म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और देखो अंदर बचा है अपने पास 2x। अब देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपन 2, ये बन जाएगा अपन के पास कॉस हाइपरबोलिक x, ये बन गया अपने पास कॉस हाइपरबोलिक x माइनस 2 अपने पास है ही, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपन 2, ये बन जाएगा अपने पास साइन हाइपरबोलिक x। ये आ गया होगा आपके समझ में, क्योंकि यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 होता है, और जो साइन हाइपरबोलिक x है वो अपने पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 हमारे पास होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें को याद होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 इसमें से कॉमन लेते हैं, तो अपना फाइनल जो a आएगा वो आएगा a इज इक्वल टू 2 म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और अंदर बचा है अपने पास x, यहाँ से x कॉस हाइपरबोलिक x माइनस x कॉस हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x हमारे पास ये, और ये अपन इक्वेशन इसको लिख देते हैं। मान लो लास्ट की अपन ने दी थी 6, तो इसको दे देते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये अपने पास आ गया फाइनल a। अभी अपन ने केवल वो इंटीग्रेशन का 6 जो अपने पास वो आई थी, इक्वेशन आई थी, उसका केवल ऊपर वाला पार्ट सॉल्व किया है। अब अपन करेंगे नीचे वाला बी पार्ट सॉल्व। तो बी पार्ट सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, मैं इसको इधर से मिटाता हूँ यहाँ से, तो अब अपने पास आई है बी टर्म क्या आएगी वहाँ से इक्वेशन 6 से, तो ये लिखेंगे v इज इक्वल टू, वो आई थी 0 टू पाई e की पावर x कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा मेरे हिसाब से। अब अपन b को सॉल्व करेंगे तो वही इक्वेशन से सॉल्व करेंगे कि यहाँ भी अपन क्या मानेंगे, x कॉस थीटा इक्वल टू टी मानेंगे, और यहाँ पे अपन क्या लेंगे माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू वही डी टी, सेम मतलब वही जैसे ए सॉल्व किया था वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस एक्स, ये अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और लिमिट को भी अपन इस तरह सॉल्व कर लेंगे। कैसे कि इफ़ थीटा इक्वल टू 0 देन टी इक्वल टू आएगा x, और इफ़
थीटा इक्वल टू पाई, देन यहाँ पे टी इक्वल टू आएगा माइनस एक्स। सेम, वो चीज़ सेम है। इसको करेंगे तो बी करेंगे यहाँ पे सॉल्व, ये रखेंगे अपन लिमिट एक्स टू माइनस एक्स, फिर आएगा e की पावर टी, और ये आएगा डी टी अपॉन माइनस एक्स, ये आएगा डी टी अपॉन माइनस एक्स हमारे पास आ गया। अब अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो b इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स, तो ऐसे कैसे ही है, इंटीग्रेशन एक्स टू माइनस एक्स ई की पावर टी, और ये आ गया अपने पास डी टी। आप सबको पता है e की पावर टी का इंटीग्रेशन e की पावर टी होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे b इज इक्वल टू, ऐसे लिख दूँ क्या, हाँ, वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन एक्स है ये, और b यहाँ पे, अब ये आएगा e की पावर t, और e की पावर t पे अपन लिमिट लगा देंगे एक्स टू माइनस एक्स, जिसको भी अपन लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स, इस तरह से ये, और इसमें से जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई, तो एक बार इसको लिखिए, इधर करते हैं इसको सॉल्व। ये पार्ट आपने लिख ही लिया ये वाला, तो एक बार इसको पार्ट को सॉल्व करते हैं अपन। ये वाला पार्ट, तो ये देखो अपन करते हैं बी को सॉल्व। यार लिख लिया था क्या वो, अच्छा लिख लिया था शायद, लिख लेना जैसे भी है। तो बी को जैसे ही अपन सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, जैसे यहाँ से ले लेंगे माइनस कॉमन बाहर, तो ये आएगा अपने पास बी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, और अंदर आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब अपन क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे भी अपन कर देंगे 2 अपॉन एक्स, और अंदर मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 हमारे पास। तो जो बी आएगा वो हमारे पास आएगा 2 अपॉन एक्स, ये बन जाएगा अपने पास साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये हमारे पास, और ये आई क्वेश्चन नंबर वो 7 थी, तो इसको आप 8 लिख सकते हो। अब अपने पास जो इंटीग्रेशन था, अब याद करो इक्वेशन नंबर 6, उसमें ऊपर वाला पार्ट अपन ने माना था क्या, ऊपर वाला पार्ट हमने ए माना था, नीचे वाला अपन ने बी माना था, तो ए और बी दोनों सॉल्व हो गए। तो अपन जो अपना क्या निकाल रहे थे, भूल तो नहीं गई कहीं, तो अपन निकाल रहे थे क्या, म्यू की एवरेज वैल्यू, ये वाला अपन जो पार्ट निकाल रहे थे। तो यहाँ पे पार्ट क्या आएगा, ए को सॉल्व किया, तो ए को सॉल्व किया तो वो क्या आया 2 म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स, इस तरह से आया। और जो बी पार्ट सॉल्व किया है वो अपने पास आया है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नहीं 2 अपॉन एक्स, और नीचे आया है केवल साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसको आप डायरेक्ट फिर लिख सकते हो। अब अपन म्यू जो अपन ने निकाला है वो हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू, देखो एक्स से तो यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारे पास एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया म्यू अपॉन एक्स, और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये अपने पास आ गया अपॉन म्यू अपॉन एक्स। और इसको भी ऊपर से कर लें क्या, तो एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो इसको तो लिखेंगे अपन एक्स, अलग अलग समझ जाओगे ना। सबसे पहले एक बार तो साइन का भाग देंगे अपन इसमें, एक बार देंगे यहाँ, तो एक्स कॉस हाइपरबोलिक में देंगे तो ये आएगा एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन का साइन में देंगे तो ये आएगा 1, और ये आएगा अपने पास म्यू की एवरेज वैल्यू, जो कि है इक्वेशन नंबर अपने पास 9। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 9 हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। वो वाला पार्ट आप एक बार लिख लो, और इसको भी 9 तक लिख लो, जिससे कोई आसानी नहीं रहेगी बाद में। तो पॉज करके लिख लो, अब इतना तो कर सकते हो। यहाँ अपन अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। लेक्चर लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन क्या है थोड़ी सी ज़्यादा है, तो डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर जल्दी एक बार पढ़ लोगे तो फिर जल्दी हो जाएगी आप, और स्पीड में देखोगे लेक्चर को तो थोड़ा आसानी भी होगी। इतने इंटेलिजेंट तो हुई। हम लेक्चर उस हिसाब से बना रहे हैं ताकि जो बिल्कुल जिस पे कुछ नहीं आता वो भी इसको कर सके। तो इसके हमारे पास हो गया। अब हमने देखो
पहले मानी थी क्या, एक्स की वैल्यू क्या फाइंड ली थी अपन ने, तो हम इसको मान लो इस तरह से लिख दूं मैं कि जो म्यू की एवरेज वैल्यू है उसको मैं अगर लिख दूं म्यू और एल एन एक्स हमारे पास, और एल एन एक्स क्या है यहाँ, एल एन एक्स मैंने क्या लिया है, इक्वेशन 9 में देखो एल एन एक्स लिया है मैंने 1/x, एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1/x, ये आ गया अंदर एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1 ये, और इसको ही अपन क्या बोलते हैं, लैंग्वेन फंक्शन, लैंग्वेन फंक्शन इसको हम बोलते हैं, एल ए लैंग्वेन्स फंक्शन हमारे पास, इसको हम लैंग्वेन फंक्शन बोलते हैं। तो हम जब म्यू की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं तो ये क्या लिखते हैं फिर, म्यू एल एन एक्स, और लैंग्वेन फंक्शन के अपन ने माना था म्यू तो है ही, और एल एन एक्स, इसको अगर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या जाएगा, ये कोट है अपन के पास यार, हाँ कोट, ये है अपने पास कोट हाइपरबोलिक, तो ये क्या जाएगा, एक्स को अंदर मैंने इधर 1/x को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा कोट हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1/x हमारे पास। अब जो एक्स अपन ने लिया था याद करो क्या था, म्यू बी अपॉन के बी टी, और म्यू बी अपॉन के टी की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो ये म्यू अपने पास आ सकता है, आप इस म्यू को यहाँ भी छोड़ सकते हो जिससे अपन को आसानी रहेगी आगे सॉल्व करने में। तो जब हम म्यू की ये वैल्यू रख के छोड़ देंगे तो इसको इक्वेशन दे दे अपन नंबर 10, और 10 नंबर तक आप सॉल्व कर सकते हो, और आगे अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो म्यू अंदर लिख सकते हो कॉट हाइपरबोलिक म्यू बी अपॉन के बी टी माइनस 1/x है तो ऊपर आएगा के टी अपॉन म्यू बी, इस तरह से इक्वेशन नंबर 11 भी आप लिख सकते हो। तो अब चलो आगे अपन को क्या फाइंड करना है, मैग्नेटाइजेशन। तो अपने फाइनल आंसर आएगा मैग्नेटाइजेशन में एम वेक्टर इज इक्वल टू एन म्यू, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, एन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एन को अपन इससे मल्टीप्लाई, तो अपन क्या करेंगे 10 से कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी अपन को कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो अपन को आसानी रहेगी ये इसमें। तो अपन रखते हैं क्या, ये क्वेश्चन थी अपने पास तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो मैग्नेटाइजेशन निकालने के लिए ये आप लिख लो, लिख लिया होगा ये तो पॉज करके, फिर अपन देखते हैं इधर, आज इसको करवा के ही रहेंगे। अब देखो आगे पानी पी लेते हैं। गले में ग्रीस जरूरी है। अब देखो, अब निकालेंगे अपन मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू एन, मल्टीप्लाई करेंगे म्यू के एवरेज से, तो इससे करेंगे म्यू का एवरेज क्या आएगा, म्यू, और ये आएगा अपने पास कॉट हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1/x हमारे पास, इस तरह से, और ये आएगी अपने पास मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू, और ये है अपनी फाइनल इक्वेशन नंबर 12, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। अब आगे कैसे करते हैं इसको, देखो अब हम इसमें मानते हैं कि मान लो x की वैल्यू या बीक में अपन मानते हैं, जब सबसे पहले अपन ने लिया था कि एक तो अपन काम करते हैं लो मैग्नेटिक फील्ड में, एक अपन काम करते हैं हाई मैग्नेटिक फील्ड में। भाई एक्सटर्नल फील्ड अपन लो लगाएंगे तो कम मैग्नेटाइजेशन, हाई लगाएंगे तो हाई मैग्नेटाइजेशन। तो हम उसका अब बिहेवियर देखते हैं लो में भी और हाई में भी, ये किस तरह से बिहेव करता है। तो अब लिखेंगे इफ, एक बार लिखेंगे x इज लेस देन 1, एक्स इज लेस देन 1 का मतलब है अपन के पास यहाँ पे लो मैग्नेटिक फील्ड, लो मैग्नेटिक फील्ड की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो लो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसका मतलब म्यू बी अपॉन के बी टी इज लेस देन 1 होगा, इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब जब ये है तो अपन करेंगे एक्स इज लेस देन 1। अब देखो जब एक्स लेस देन 1 है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, और एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो हायर जो ऑर्डर की टर्म, जब हायर ऑर्डर की टर्म है तो उनको हम कैंसिल कर देंगे। तो कोट हाइपरबोलिक का जो एक्सपेंशन होता है क्या होता है, कोट हाइपरबोलिक एक्स का होता है अपने पास 1/x प्लस x/3 प्लस अगेन आगे हायर ऑर्डर टर्म। तो अब इसको जब हम इसमें रखेंगे इस टर्म में तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे अपन ने कॉट हाइपरबोलिक एक्स में क्या है हायर ऑर्डर टर्म को कैंसिल आउट कर दिया है,
तो हायर ऑर्डर टर्म को जब कैंसिल आउट करेंगे तो हम जब m की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे वो आ जाएगी अपन के पास n म्यू, और अंदर करेंगे 1/x प्लस x/3 प्लस हमारे पास माइनस हमारे पास ये है अपने पास 1/x। अब 1/x हो जाएगा तो 1/x से 1/x कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा x/3। तो मैग्नेटाइजेशन m आएगा अपने पास n म्यू x/3, और x की वैल्यू अपन को पता ही है क्या होती है, म्यू बी अपॉन के टी। तो यहाँ से जो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी n म्यू, और ये आएगा म्यू बी अपॉन 3 के टी हमारे पास। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो ये n म्यू स्क्वायर बी अपॉन 3 के टी हमारे पास। ये आ गई अपने पास मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू। अब अपन को क्या निकालना है, इससे काई फाइंड करना है। तो काई फाइंड करने के लिए हम चलेंगे आगे। तो ये आपने लिख लिया होगा, तो इसमें इसको हम मिटा के आगे चलते हैं इस तरह से। अब देखो, अब अपन जानते हैं b इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट h होता है। तो यहाँ पे जब हम m की वैल्यू लगते हैं तो ये रखेंगे n म्यू स्क्वायर म्यू नॉट h अपॉन 3 के टी। अब h को अपन इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा काई इज इक्वल टू m अपॉन h होता ही है, आप जानते हो, और ये हो जाएगा n म्यू स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 3 के टी। और ये आई है काई की वैल्यू यहाँ हमारे पास। और यही इक्वेशन क्या है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको काई की वैल्यू ही चाहिए थी, यही हमारा पर्पस था जो पूरा हो गया। और यहाँ पे जो काई की वैल्यू आई है वो क्या आई है, पॉजिटिव आई है। और पॉजिटिव आई है तो अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली टर्म देखो n नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स है तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, म्यू मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, वो मैग्नेटिक मोमेंट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो अपने पास क्या है यहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंसी आ रही है, तो अपन क्या करेंगे इन सबको मान लेंगे c के इक्वल। तो काई इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन टी, और जहाँ पे जो c है वो क्या है n म्यू स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 3 के बी हमारे पास। तो यहाँ से जो काई की डिपेंडेंसी आई है 1/t हमारे पास। तो ये क्या है, लो टेम्परेचर की जब हम बात करेंगे तो काई की वैल्यू हाई होगी, और जब हम हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो काई की वैल्यू कम होगी। तो काई में और टेम्परेचर में जो ग्राफ आएगा हमारे पास टी, और ये ऊपर आएगा हमारे पास काई, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, ये आएगी टेम्परेचर डिपेंडेंसी कुछ इस तरह से इसकी। आया समझ में। तो ये काई वर्सेस टी का ग्राफ हमारे पास ऐसा बनेगा। तो एक बार इसको लिखिए। अब हम करते हैं हाई मैग्नेटिक फील्ड। अब हाई मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड x इज ग्रेटर 1, तो ये भी ग्रेटर देन 1। और अब हम क्या करेंगे फिर, अब एक बार इसको लिखो फिर करते हैं आगे, पॉज करके लिख लो। ये लिख लिया। अब देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ चेंज करते हैं यहाँ से, तो ये आएगा अपने पास हाई मैग्नेटिक फील्ड। हाई मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ये जो स्मॉल ये है ग्रेटर देन, और यहाँ भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन। अब देखो यहाँ से चेंज करते हैं हम इसको। तो अब हम देखते हैं कि जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कम मैग्नेटिक फील्ड कम जो है मैग्नेटाइजेशन, हाई मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन, मतलब m किस पे डिपेंड कर रहा है, h पे डिपेंड कर रहा है, जितना h उतना ही m। तो जब हम h करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, मतलब b इज ग्रेटर देन 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जब हम इक्वेशन 12 में रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 12, जब 12 की हम इक्वेशन की बात करेंगे तो देखो जब ये x ज़्यादा है 1 से बहुत ज़्यादा, तो 1 अपॉन ये टेंस टू इन्फिनिट, तो ये क्या हो गई वैल्यू 0 हो गई। अब ये वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो m इज इक्वल टू n म्यू। अब आ गए अपन पास कॉट हाइपरबोलिक x। अब कॉट हाइपरबोलिक x के लिए हम क्या करेंगे, जब हमको पता है कि x की वैल्यू ज़्यादा है तो कॉट क्या होता है, थोड़ा सा मैं सॉल्व करके बताऊँ क्या, इधर बता देते हैं। तो हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक x लिखते हैं अपन क्या,
कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स। कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है हमारे पास, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 हमारे पास। साइन हाइपरबोलिक एक्स लिखेंगे तो ये क्या आएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और अपॉन ये 2 हमारे पास, तो 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल, अपने पास ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ये बचा, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब एक्स इज ग्रेटर देन 1 है, एक्स इज ग्रेटर देन 1 है, तो जब ये वैल्यू इन्फिनिट होगी तो ई की पावर माइनस इन्फिनिट 0, ई की पावर माइनस इन्फिनिट 0, तो ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हमारे पास जो कॉट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आई है वो 1 निकल के आई है यहाँ पे, और जब ये वैल्यू 1 निकल के आई है तो एन म्यू, तो ये जो एम है वो आ जाएगा इक्वल टू एन म्यू के हमारे पास। आया समझ में, या फिर मैं यहाँ लिखूँ, ये तो है ही है, अगर x ज़्यादा है तो 1 अपॉन इन्फिनिट 0, कॉट हाइपरबोलिक x की वैल्यू निकालेंगे अपन तो इस तरह से साइन हाइपरबोलिक अपन कॉस हाइपरबोलिक अपन साइन हाइपरबोलिक, दोनों के ये इस तरह से अपन लिखेंगे ई की पावर ई की टर्म में। ये हो गया अपने पास ई की पावर एक्स अपन ई की पावर एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ कॉट हाइपरबोलिक से एक्स की वैल्यू 1 हो गई हमारे पास। तो जो एन म्यू आया है तो हम एम वेक्टर इज इक्वल टू इसको लिख देते हैं एम एस वेक्टर, और एम एस क्या है यहाँ पे, एम एस की जो वैल्यू है वो है इक्वल टू एन म्यू के, जो कि क्या है सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, मतलब हाई मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे एक पॉइंट के बाद उसके मैग्नेटाइजेशन में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होगा। इसका मतलब अब वो क्या हो गया है, एक जगह पे सैचुरेट हो गया है, तो सैचुरेट हो गया है तो हम क्या बनाएंगे, अब इसका ग्राफ बनाएंगे किसके रिस्पेक्ट में, मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। तो हम इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो एक बार ये आपने लिख लिया, इसको करते हैं आगे और इसका बनाते हैं हम अब ग्राफ। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें ये अपना m, ये अपना x, ये अपना m, ये, और ग्राफ बनेगा तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू है अपने पास म्यू वी अपॉन के बी टी टेम्परेचर, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, ढंग से बना दो इसको, ये बन गया ये, और यहाँ पे क्या है एम की वैल्यू, ये क्या हो गया अब यहाँ पे सैचुरेट हमारे पास, तो ये क्या आएगी एम की, यहाँ इस पॉइंट पे हाईएस्ट वैल्यू एम एस आएगी, और एम एस का मतलब क्या होता है यहाँ एन और म्यू, तो ये क्या है एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब ये वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो ये क्या हो गया अब सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, तो हाई मैग्नेटिक फील्ड पे क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन सैचुरेट हो जाएगा हमारे पास। तो ये इसका क्या है डेरिवेशन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन हाई मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटाइजेशन हैव इक्वल टू सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। यहाँ इसको अपन ग्राफ को इस तरह से भी अपन कर सकते हैं, तो लिख देंगे इन हाई मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटाइजेशन हैव द वैल्यू of saturation मैग्नेटाइजेशन। ये और वो क्या है एम एस इक्वल टू एन म्यू हमारे पास, और ये हमेशा अपन को याद रखनी है। तो ये हो गया इसका पूरा डेरिवेशन, यहाँ तक अपन को करना है। और अगर इसका एक ग्राफ और बनाना चाहो तो ये भी बना सकते हो, ये एक्स के, ये एम में, और ये क्या है अपने पास मैग्नेटिक है, तो क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन आएगी यही, और ये इस तरह से भी अपन इस ग्राफ को दिखा सकते हैं। और ये वैल्यू क्या है सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, जैसे जैसे बी बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्सटर्नल फील्ड बढ़ेगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। और ये अपना पूरा डेरिवेशन कंप्लीट। यहाँ तक आप एग्जाम में करके आ जाओगे तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा।
एक भी नंबर आपका कटने के चांस नहीं रहेंगे यहाँ पे। अब हम इसके बाद जो है, अब क्लासिकल थ्योरी तो चलो हमारी हो गई ख़त्म यहाँ पे। अब इसके बाद इसकी कुछ कमियाँ रह गई, तो अब हम उन कमियों को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हम करेंगे इसमें आगे क्वांटम थ्योरी स्टार्ट। क्योंकि भाई कोई चीज़ में कोई कमी रह जाती है तो कमी रहेंगी तभी तो हम उसकी अगले नेक्स्ट जो थ्योरी आएगी उसमें उनको पूरा करेंगे। तो इसलिए इस लेक्चर को करते हैं ख़त्म हम यहीं पे, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म के साथ विद ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी। तो इसकी कुछ ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और तुम बोलोगे तो ड्रॉबैक्स का एक छोटा सा अलग से लेक्चर और क्वांटम थ्योरी का अलग से लेक्चर बना देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट। ये वैल्यू एक्स यहाँ दिख नहीं रही है, ये यहाँ है एक्स की वैल्यू।